अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। लेकिन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 5 to 10 नैनोमीटर वाइड होती है। फेडरल की बुक में लिखा हुआ है ये 7 नैनोमीटर थिक होती है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसका कंपोजिशन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 to 80% प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इन दोनों प्रोटीन्स में क्या फ़र्क है? जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होती है उसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। जो उसके इनसाइड यानी उसके अंदर मौजूद होती है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के आगे दो तरह की टाइप्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन ही आउटसाइड पे मौजूद होती हैं, लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो इनके बॉन्डिंग के लिहाज से फ़र्क आ जाता है। अगर तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है लिपिड बाई लेयर के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके साथ अगर उसने कोवलेंटली बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। और अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम उसको लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। इनमें सिर्फ इन दोनों में फ़र्क सिर्फ बॉन्डिंग के लिहाज से है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ये भी आगे से दो तरह की होती है, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन वो वाली प्रोटीन होती है जहाँ से प्रोटीन आराम सुकून, जहाँ से हमारे पास जो मटेरियल होता है वो आराम सुकून से मूव कर जाता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जबकि जो कैरियर प्रोटीन है वहाँ से हमारे पास जो मटेरियल है वो आसानी से पास नहीं करता, बल्कि वहाँ पे कैरियर मीडिएटेड मूवमेंट होती है, यानी वहाँ पे जो मटेरियल होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। एक और जो फ़र्क आ जाता है इन दोनों प्रोटीन्स में वो ये है कि जब चैनल प्रोटीन से मटेरियल पास करता है तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता, जबकि कैरियर प्रोटीन जो है वो अपनी शेप को चेंज करती है। इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो चैनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से जब हमारे पास मटेरियल पास करता है तो वो इजीली पास कर जाता है और उसको, और जो चैनल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन कैरियर प्रोटीन का जब कोई मटेरियल या इसके पास आता है तो ये अपना स्ट्रक्चर इस तरह चेंज करके उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भेजती है, यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, चैनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। दूसरा जो कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है लिपिड्स। लिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उनको हम एम्फीफैटिक लिपिड्स कहते हैं। एम्फीफैटिक लिपिड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिपिड्स जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स मौजूद हों उनको हम एम्फीफैटिक लिपिड्स कहते हैं। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों ही हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन पाए जाते हैं, इस वजह से जो लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उनको हम एम्फीफैटिक कहते हैं। एम्फीफैटिक लिपिड्स की आगे तीन तरह की टाइप्स होती हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं, स्फिंजोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोग्लिसराइड जो हमारे पास हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो डाइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी उनमें दो फैटी एसिड्स होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो फॉस्फोग्लिसराइड का सबसे पहला फंक्शन है टू मैन्युफैक्चर द फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ढांचे को बनाती है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो फ्लूइडिटी है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करती है। इस फंक्शन के बारे में मैं आगे चल के आपको मजीद बताऊंगा। स्फिंजोलिपिड्स दूसरे तरह के लिपिड्स होते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन कब बनते हैं? जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपस में कंबाइन करते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स तब बनते हैं जब हमारे पास लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कंबाइन करते हैं। अगर ये दोनों ही आपस में कंबाइन कर जाएँ तो उससे हमारे पास एक नई चीज़ बनती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब इस ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन है? ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन में सबसे पहली चीज़ है ये सेल कोड, यानी ये सेल के ऊपर जो कोट होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल तक तो कम्युनिकेशन होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स के जरिए होती है। तीसरा ये रिकॉग्नाइज करवाता है एक सेल को, यानी सेल को दूसरे सेल से जो चीज़ मुख्तलिफ बनाती है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। इसको हम सेल के फिंगरप्रिंट्स या सेल सरफेस मार्कर भी कहते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं। जो सबसे पहला मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टसन ने 1959 में पेश किया था। ये जो मॉडल है ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि सबसे ऊपर हमारे पास प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, और जो लिपिड्स की लेयर है वो इन प्रोटीन की लेयर्स के दरमियान में सैंडविच्ड हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें तो ये ऊपर हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड है और ये हाइड्रोफिलिक एंड है।
हाइड्रोफिलिक एंड वो होता है जो वाटर लविंग एंड होता है, और हाइड्रोफोबिक एंड वो होता है जो वाटर को हेट करता है, यानी वाटर जिसको पसंद नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल जोनाथन सिंगर और निकोलसन ने 1972 में पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन जो है वो हमारे पास लिपिड बाई लेयर के अंदर कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो इम्बेडेड है मोज़ेक मैनर में, यानी मोज़ेक मैनर में वो उसके अंदर धुसी हुई हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें तो सबसे ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास फोस्फोलिपिड्स हैं, ये जो ऊपर थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन है, नीचे हमारे पास साइटोस्केलेटन का फिलामेंट्स हैं, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। अब ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट का हमारे पास क्या फंक्शन होता है, ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में सबसे पहला ये है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करता है, यानी ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर आ जाएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के अंदर आ जाएं, और कुछ को ये ब्लॉक कर देता है। ये कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको ये कहता है कि तुम पास कर जाओ, वो हैं सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आराम सुकून से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से पास कर जाएंगे। उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इस तरह के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से आराम सुकून से पास कर जाते हैं। तीसरी बात न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो आराम सुकून से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से पास कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से कौन सी चीज़ें नहीं पास कर सकती, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो नहीं पास कर सकते। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी पास नहीं कर सकते। और चार्ज आयन, ये भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं कर सकते। दूसरा इसका बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जहाँ पे हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ से हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप ये भी कह देते हैं कि अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसको हम कहते हैं अप हिल मूवमेंट, यानी पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि इसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी के ज़रिए हमें वो एनर्जी मिलती है। तीसरा जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन है जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल्स को सेल के अंदर भेजती है, उनको वैक्यूल्स की तरह, वैक्यूल्स की शक्ल में अपना के। कैसे देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई मटेरियल आया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि इनफोल्डिंग करेगी अपनी, जिसके नतीजे में इस तरह की कुछ शेप बनेगी, और फिर ये वाली इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी असल हालत में दोबारा वापस आ जाएगी और एक वैक्यूल बन जाएगा। तो ये देखें वो मटेरियल सेल के अंदर आ गया वैक्यूल्स के शक्ल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस भी परफॉर्म करती है और एक्सोसाइटोसिस भी परफॉर्म करती है। एंडोसाइटोसिस में आगे दो तरह की टाइप होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर तो ये जो मटेरियल ये सॉलिड है तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर ये मटेरियल लिक्विड है तो इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। चौथा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कौन करता है, न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल अपना अदा करती है। पांचवा जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसका क्या मतलब है, प्लाज्मा सेल का जो भी फंक्शन होता है वो बाहर से कोई स्टिमुलाई आती है जो उसको स्टिमुलेट करती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब भी किसी स्टिमुलाई को देखती है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करती है और सेल को स्टिमुलेट करती है कि तुम अपना ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेल में ग्लाइकोजन की कमी है तो एक स्टिमुलाई आती है जो कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहती है कि इस सेल से ग्लाइकोजन को बनवाओ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि सेल को स्टिमुलेट करेगी कि ग्लाइकोजन की मैन्युफैक्चर को तेज़ किया जाए। ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। मेम्ब्रेन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। छठा जो इसका फंक्शन है वो है एनर्जी ट्रांसडक्शन। एनर्जी ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा फंक्शन है। इसकी मैं आपको सादी सी एग्जांपल दूं तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है और इसको केमिकल एनर्जी